और उनकी बड़ी बातें। हमारे साथ हमारा पूरा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ विकास खेमानी कार्नेलियन कैपिटल के हमारे साथ बाजार का एक एनालिसिस पेश करेंगे। हमारे साथ संदीप यादव डीएसपी इन्वेस्टमेंट्स के फिक्स्ड इनकम बॉन्ड मार्केट ने कैसे रीड की पॉलिसी कमेंट्री वो बताएंगे। शौगाता भट्टाचार्य इकोनॉमिस्ट एट एक्सिस बैंक, शलभ सक्सेना स्पंदना स्फूर्ति कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यहाँ से क्या होने वाला है, और गिरीश कोशागी भी कैनफिन होम्स के हमारे साथ मदद करेंगे। थोड़ी देर में मारुति के इनफैक्ट आ भी गए, मारुति के शशांक श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडस्ट्री व्यू के लिए। गरिमा और नीरज हमारे साथ सुबह से बने हुए हैं। विकास, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूँगा एक मार्केट पार्टिसिपेंट के तरीके से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कमेंट्री, उसके कंपैरिजन में आपने किन बातों पे ध्यान दिया? बाजार थोड़ा सा गिरा, फिर संभला डेज हाई पे आ गया इससे मार्केट भी और बैंक निफ्टी भी, क्योंकि फर्स्ट हाफ जो कमेंट्री थी वो थोड़ी सी हॉकिश नजर आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दे वुड लाइक टू एयर ऑन द साइड ऑफ कॉशन, वो सावधानी ज्यादा देना चाहेंगे लेकिन इन्फ्लेशन को कर्राई से काबू में रखना चाहते हैं। लेकिन सेकेंड हाफ द पॉलिसी कमेंट्री बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आई। आपकी क्या व्यू बन रही है एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट? जी, आई थिंक मेरा को बहुत ही मार्केट की जो पॉलिसी है, आरबीआई की जो पॉलिसी काफी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के लाइंस में ही है। मुझे लगता नहीं है इसमें गवर्नर ने कुछ ऐसा सरप्राइज फैक्टर दिया है। और आप जब से गवर्नर आए आप देखेंगे तो उन्होंने हर बार कहा है कि दे विल सपोर्ट ग्रोथ। सो आई थिंक मुझे कभी भी इस बात की चिंता नहीं होती, क्योंकि इन गवर्नर का माइंडसेट ग्रोथ सपोर्टिव रहा है और एक बैलेंस अप्रोच रहा है कि जब जब इन्फ्लेशन आउट ऑफ हैंड हुई है उनको उन्होंने रिएक्ट किया है। सो ये 50 पैसा जो बढ़ाया है ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से उन्होंने आगे एक इन्फ्लेशन को नीचे आने की ट्रेजेक्टरी दी है, ये उन्होंने ये भी कंफर्ट दिया है कि उनकी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो टेपरिंग ऑफ है। हेंस आने वाले समय शायद एक्शन बहुत ज्यादा यहाँ से और कुछ ना हो, पर सिचुएशन इवॉल्विंग है तो उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए वो कॉल लेंगे। पर नेट मुझे लगता है पॉलिसी बहुत ही बैलेंस्ड है, एक्सपेक्टेशन लाइंस पे है, तो इसका मार्केट पे कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं होगा। आई थिंक इंडिया की जो ग्रोथ के ऊपर जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी स्ट्रांग है, और मेरा भी मानना है कि इंडिया अपने एक वन ऑफ द बेस्ट फेज ऑफ ग्रोथ के अंदर आने वाले समय में रहने वाला है। तो इसलिए ये जो मार्केट भी इस बात को कन्विक्शन दे रही है। आई एग्री विद यू, ये बहुत ही बैलेंस्ड मुझे पॉलिसी नजर आई। हालांकि उन्होंने इंपॉर्टेंस दी कि किस तरह से कोर इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी है, उसको काबू में लाना जरूरी है, इसलिए अभी अकोमोडेटिव स्टांस अप्रोच नहीं रख सकते, अभी कॉशियस ही रहना पड़ेगा। लेकिन ग्रोथ के साइंस बड़े अच्छे दिए, चाहे वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो, चाहे वो क्रेडिट ग्रोथ जो 14% पे आ गई है। और मैं यही बात यादव साहब से समझना चाहूंगा। संदीप यादव, आपने मनी मार्केट रिएक्शन को कैसे देखा? बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा सा हार्डन हुई, ग्रोथ पे, इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन पे, क्रेडिट ग्रोथ पे कैसे आपने एनालाइज किए डेटा पॉइंट्स? जी, जैसे विकास ने अभी बोला, काफी कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस में थी पॉलिसी। हालांकि मार्केट्स पिछले 4-5 दिन से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ज्यादा ही डविश आएगी, इसलिए हमने कुछ रैली देखा था। हालांकि डेट मार्केट्स थोड़ा सा गिरे हैं, जैसे कि आपने बोला 10-15 बेस पॉइंट ऊपर आ गए हैं आज, लेकिन ये ज्यादा बड़ा मूव नहीं, ये देखते हुए कि पिछले 4-5 दिन में इससे ज्यादा यील्ड नीचे आए हुए हैं, तो उस मुताबिक ज्यादा गेम चेंजर नहीं है। आई थिंक मार्केट कुछ ज्यादा ही, थोड़ा बहुत ट्रेडर्स प्रॉब्ली ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए थे पॉलिसी में जाने के लिए, एंड दिस इज जस्ट नॉर्मल ट्रेडिंग पोजीशन का अनवाइंड। आई विल से ऐसा कोई बड़ा सरप्राइज नहीं है। 50 बेसिस पॉइंट वाज वेल विद इन एक्सपेक्टेशंस के अंदर था, ये सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सीआरआर हाइक नहीं आया, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो इस हिसाब से कोई ज्यादा गेम चेंजर पॉलिसी नहीं है, विद इन द फ्रेमवर्क है। और इसी हिसाब से जो अभी मार्केट गिरा है, यील्ड्स ऊपर आए हैं, ये नॉर्मल नॉइज कह सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ से यील्ड्स थोड़ा सा और ऊपर भी जा सकते हैं, यील्ड हार्डन और होंगे, क्योंकि लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म प्राइस हो गया था मार्केट में, और धीरे धीरे थोड़ा बहुत ऑप्टिमिज्म जाएगा। अभी मार्केट्स ऐसा नहीं है वन साइडेड ऊपर जाएंगे डेट मार्केट्स या वन साइडेड नीचे जाएंगे। मेरे हिसाब से कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए मार्केट डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, और इसीलिए मार्केट्स ज्यादा मूव नहीं करेंगे। इनफैक्ट कुछ महीनों तक डेटा डिपेंडेंट मार्केट्स रहेंगे। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ शशांक श्रीवास्तव भी है, सीनियर ईडी मारुति सुजुकी मार्केटिंग एंड सेल से। शशांक, आपने ऐसा इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट कैसे एनालाइज किया?
आई थिंक इट वाज मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस के हिसाब से ही था मेरे साथ। एक नजरिया ये भी था कि शायद 35 पॉइंट्स बढ़ेगा 50 की बजाय, बट आई थिंक फ्रंट लोडिंग इज व्हाट द आरबीआई हैज गॉन बाय। तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। और इसमें हाँ, ऑटो इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा मेरी नज़र में ये एक नेगेटिव इसलिए क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में 80% जो सेल होती है वो रिटेल फाइनेंस के थ्रू होती है, और ये रेट्स जो हैं अल्टीमेटली फाइनेंस के रेट्स में, रिटेल रेट्स में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। हालांकि इस समय बाजार ऑटो का ठीक चल रहा है, इनफ्लो बुकिंग्स जो डिमांड पैरामीटर्स हैं वो ठीक हैं। हल्का सा रिटेल में पिछले महीने थोड़ा सा गिरावट आई थी, वो इस वजह से क्योंकि सप्लाई का इशू है सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके। लेकिन अदरवाइज आई थिंक मार्केट जो है इसको, कंज्यूमर्स इस इंक्रीज को ऑब्जॉर्व कर लेंगे, ये मेरा नजरिया है। शशांक, मैन्युफैक्चरिंग पे उन्होंने कमेंट्री दी कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है, आप खुद भी मैन्युफैक्चरिंग में हैं। डिमांड ट्रेंड्स यहाँ से कैसे नजर आ रहे हैं आपको? ये आगे ऊपर बढ़ता हुआ नजर आता है यूटिलाइजेशन, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग स्पेस का? जी, जैसे सही आपने फरमाया, बिकॉज इफ यू सी द लास्ट फ्यू मंथ्स हमारा जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि कंपोनेंट्स की जो अवेलेबिलिटी जो बहुत गिर गई थी करीब 8-9 महीने पहले सेमीकंडक्टर के चलते, उसमें स्थिति में बेहतर हुई है। और अब हम करीब 95% जो प्रोडक्शन प्लान का है वो हम बना पा रहे हैं। एक टाइम पे जब सितंबर में लास्ट ईयर ये 40% तक ही था। तो उस नजर से यस, यूटिलाइजेशन इज गेटिंग बेटर, लेकिन 100% कब होगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है। डिमांड लेकिन हम देख रहे हैं कि अच्छी है, ऑल्दो देयर आर फैक्टर्स लाइक कंज्यूमर सेंटीमेंट बिकॉज ऑफ हाई फ्यूल प्राइसेस, या गैस पर सीएनजी की भी प्राइसेस जो बढ़ी हैं, उससे थोड़ा सा एक नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है। ये एक और हो सकता है कि फाइनेंस रेट्स थोड़े से बढ़ जाएं, लेकिन अंडरलाइंग डिमांड मेरे ख्याल में काफी स्ट्रांग है। और इस साल में प्रोजेक्शन है कि इंडस्ट्री में 3.6 से 3.7 मिलियन गाड़ियां बिकेंगी, विच शुड बी द हाईएस्ट एवर ईयर इन द इंडस्ट्री। व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। स्पंदन स्फूर्ति और कैनफिन होम्स दोनों हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक लेंडर पर्सपेक्टिव देने के लिए, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर इन्हीं कारोबार को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। सक्सेना साहब, आप बताएं, क्रेडिट डिमांड 14% की 14% का जो क्रेडिट ग्रोथ है उसका जिक्र किया गवर्नर साहब ने। आपके एंड पे क्रेडिट डिमांड की क्या आउटलुक है इस समय? सॉरी मिस्टर सक्सेना, आपसे समझना चाहेंगे, जो क्रेडिट ऑफटेक हो रहा है देश में, क्रेडिट का ऑफटेक, चाहे वो रिटेल एंड पे हो, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस एंड पे हो या कॉर्पोरेट एंड पे हो, आप मुझे रिटेल और माइक्रो फाइनेंस साइड में बताएं क्रेडिट ऑफटेक का कि क्या आउटलुक है, क्योंकि गवर्नर साहब ने 14% के हेल्दी लेवल्स को इंडिकेट किया। जी, सो जस्ट बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन, सबसे पहले मैं अपना व्यू देना चाहूँगा ये जो गवर्नर सर का जो कमेंट्री थी ऑन द इकोनॉमी एंड द रेपो रेट। सी, हमारी इकोनॉमी, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लोबल मार्केट, सो कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक पोजीशन थी मेरा मानना है, और उसके कई कारण हैं। पहली बार, और एटलीस्ट मुझे जो लास्ट अगर आप कुछ सालों में देखें तो पहली बार ऐसी सिचुएशन है वर्ल्ड इकोनॉमी में जहां पे बहुत सारे मूविंग पार्ट। ठीक है, सक्सेना साहब के वापस जाएंगे, हम कोशागी जी से ये व्यू ले लेते हैं। कोशागी जी, आप बताइए क्रेडिट ग्रोथ के बारे में, जो 14% का, क्योंकि आपके रिजल्ट्स भी आपके लास्ट 3-4 क्वार्टर्स से मोमेंटम तो अच्छा दिखा रहे हैं, वाकई डिमांड, अंडरलाइन डिमांड क्रेडिट की काफी स्ट्रांग नजर आ रही है? कोशागी जी, कैनफिन होम्स में कैसा बिजनेस चल रहा है आपका क्रेडिट ग्रोथ पे? ओके एक्चुअली देयर इज नो सरप्राइज, ये एंटिसिपेटेड था। इंक्रीज इन रिपो रेट वाज एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, क्योंकि अभी नो लास्ट 2 years बैक इफ यू सी सेम था, आई थिंक वी रीच्ड प्री पैंडेमिक लेवल, सो दिस वाज एंटिसिपेटेड। अभी डिमांड तो अच्छा है, हाउसिंग का अच्छा है। इफ यू लुक एट Q1 ऑन ए YoY इंडस्ट्रियल लेवल पे अभी जो भी रिजल्ट्स डिक्लेयर किया आपने देखो तो आई थिंक ग्रोथ अच्छा है, बट ऑब्वियसली Q4 ऑफ लास्ट ईयर से कंपेयर नहीं करना चाहिए, एक फर्स्ट थिंग। सेकंड, लास्ट ईयर Q1 में कोविड था, so if you compare YoY also, even though the growth looks very very high, if you moderate at least 20 to 25% तक growth है, so industry is good, demand बहुत अच्छा है, but because of this repo increase,
कॉस्ट तो बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। अभी कॉस्ट ऑफ कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, लास्ट ऑलमोस्ट 1 ईयर से इंक्रीज हो रहे हैं, अभी भी होगा बिकॉज ऑफ दिस रिपो इंक्रीज। सो विच विल इम्पैक्ट अफोर्डेबिलिटी थोड़ा इम्पैक्ट होगा। एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा बढ़ गया, लास्ट 6-7 मंथ से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक अपार्टमेंट्स का रेट बढ़ गया, ये भी थोड़ा इम्पैक्ट होगा अफोर्डेबिलिटी का। इन स्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज एंड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज, डिमांड इज क्वाइट गुड। सो डिमांड इतना अच्छा है, ये दोनों का बावजूद भी अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। आई थिंक मेरे हिसाब से इंडस्ट्री का ग्रोथ ये साल ओवर लास्ट ईयर about 11 to 12% होगा। So I think there are constraints, but I think this time the policy was quite balanced. I expected that because it was supposed to happen sooner or later. So expected lines पे था, and growth stable है, so we will be able to see good growth even this year. ग्रोथ स्टेबल है, डिमांड आप बता रहे हैं अच्छी है, और साथ ही गवर्नर साहब ने भी कहा कि क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेटेड आई है। यहाँ से स्वागत भट्टाचार्य भी हमारे साथ एक्सिस बैंक से। स्वागत, आपने इसे कैसे रीड किया, क्योंकि स्टांस बहुत जरूरी था आरबीआई गवर्नर का कि वो किस तरह का स्टांस रखते हैं। हालांकि इस बार थोड़ा कॉशियस जरूर है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो फोकस रहेंगे विड्रॉल ऑन अकोमोडेटिव स्टांस आल्सो गोइंग फर्दर, यानी साइंस ऑफ ईजिंग आउट उन्हें दिखते हैं यहाँ से। नहीं, ईजिंग अब बिल्कुल डेटा डिपेंडेंट होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मार्केट्स जो, और कल एक न्यूज रिपोर्ट आया था कि इसके बाद पॉज करेंगे, तो वो क्रेडिबल नहीं था वो रिपोर्ट। मेरे अंदाजे में ये पॉलिसी डविश बिल्कुल ही नहीं है, एक्चुअली हॉकिश है। एक तो है कि ये रूपी पे बहुत फोकस है इस पे, क्योंकि गवर्नर साहब के स्टेटमेंट में भी आप देखे हैं वहाँ पे, ऑल्दो दे रीएश्योर्ड कि करंट अकाउंट डेफिसिट, बाकी हमारे एक्सटर्नल डेट सिचुएशन अच्छा है, लेकिन द फैक्ट कि वो इतना ज्यादा एम्फोसिस दिए, और द फैक्ट कि ये 35 के 50 इंक्रीज के रेंज पे, अपर बैंड पे इंक्रीज किए हैं, इट इज ए क्लियर सिग्नल कि ये रूपी पे उनका नजर दे रहे हैं। बाकी उसके साथ जो दूसरे पॉलिसीज भी आए हैं, पीडीएस को एफएक्स स्पेस में करना, डोमेस्टिक और एनडीएस स्वैप मार्केट्स को इंटीग्रेट करना, ये सब वो रूपी पे नजरिया है। मेरा अंदाजा है कि ये ठीक कह रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड, एग्रीगेट डिमांड जो कहते हैं, बहुत स्ट्रांग है। इधर दूसरी तरफ ग्लोबल ग्रोथ के वीकन करने की चांसेस बहुत हाई हो गया है, तो इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, जो पिछले बार का जुलाई महीने का जो ट्रेड डेफिसिट आया था 31 बिलियन का, वो इतना आगे चल के इतना नहीं आया, तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज लाइकली टू बी ए प्रॉब्लम। तो मेरा अंदाजा है कि ये मैंने पॉज करने का बहुत ज्यादा चांस नहीं है, क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड का आप देखे हैं यहाँ पे, तो रूपी पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा। आरबीआई ने बहुत अच्छा मैनेज किया है रूपी को, ये मैं आपके सामने आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, लेकिन ये कंसर्न और ये स्ट्रेस बना रहेगा। तो उस नजरिया से आगे चल के पॉलिसी में क्या रेट इंक्रीजेस होगा, वो देखना पड़ेगा। विकास, आप अपने पोर्टफोलियो कंपनी से जब बात करते हैं, बहुत सारी मिड कैप कंपनीज ऐसी हैं, कंपनीज जो है अपने लेवल पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे मैनेज कर रही हैं, अगर आप थोड़ा फीडबैक दें। जब अपने प्रोडक्ट्स में हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को प्राइस इन करना पड़ता है, हायर कमोडिटी प्राइस पीछे से आ रहा है, उसको प्राइस इन करना पड़ता है, वो कैसे कोप अप कर रही हैं इस पूरे इशू से? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या? विकास से पूछा हूं मैं, विकास के सॉरी सर जी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है अजय कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टन रहा है। कुछ हद तक सप्लाई चेन डिसरप्शन, कमोडिटी प्राइस डिसरप्शन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसरप्शन, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल डिसरप्शन, सो ये सब काफी, एनवायरनमेंट काफी डिफिकल्ट रहा है। पर इन सब के बावजूद एक अच्छी चीज रही कि डिमांड एनवायरनमेंट काफी स्ट्रांग रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक डिमांड एनवायरनमेंट स्ट्रांग है, ये सब चीजें मैनेज हो जाती है। एंड जो एक डिमांड एनवायरनमेंट की तरफ जो रुझान और कमेंट्री और एक्सपेक्टेशन है, वो है कि एक्सपेक्टेड टू रिमेन डिसेंट एज लॉन्ग एज इन्फ्लेशन इज काइंड ऑफ टेपरिंग ऑफ। सो जो एक रुझान ऐसा बन रहा है कि ग्रोथ ठीक रहेगी, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो मार्जिनल बढ़ी है, सारी दुनिया में बढ़ी है, सो इंडिया में भी बढ़ी है, तो उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऑफ कोर्स यहाँ से अगर फाइनल और एस्केलेट होती है तो इसमें बिल्कुल इम्पैक्ट आएगा। दूसरी बात ये मानना पड़ेगा कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरसीज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डोमेस्टिक, दोनों में नैरो डाउन हुआ है। आप देखेंगे तो मॉर्गेज लोन इन यूएस एंड ऑल
इज अराउंड नाउ 5.5-6%, जबकि इंडिया में 7.5-8% में ही है। तो ये जो नैरो डाउन गैप हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, शायद कभी नहीं हुआ इतना। तो ये भी एक दर्शाता है कि इंडिया में कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिलेटिव बेसिस लोअर है, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे इन्फ्लेशन आएगी इस रेट को वापस नीचे आना ही बेटर रहेगा। सो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में अगर इन्फ्लेशन में कोई डेटा खराब होता है, तो अभी इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस तो टेम हो गई है। मुझे लगता नहीं कि इन्फ्लेशन के साइड में बहुत ज्यादा वरी रहनी चाहिए, अनलेस कुछ नई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी हो जाए। तो वहां से एक कंफर्ट मुझे ड्रॉ होता है, और मुझे लगता नहीं डिमांड एनवायरनमेंट यहाँ से ज्यादा वर्सन ऑफ होगा। ऐसी पर माहौल जो है कंपनियों, स्पेशली मिड और स्मॉल कंपनियों के मन में एक जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट तो आज भी बना हुआ है, और वो हर आदमी एक कॉशियसली ट्रेड कर रहा है कि डिमांड एनवायरनमेंट पे क्या होगा और उसके जो बाकी अनिश्चितताएं हैं वो कैसे सेटल हो रही है, और इनका नतीजा आने वाले कुछ क्वार्टर्स में इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो वन शुड नॉट बी एक्सट्रीमली बुलिश, वन शुड बी कॉशियस ओवरऑल, बट in all these things I would say underlying thing is the demand environment is very positive. राइट, डिमांड एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव दिख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा जैसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है वो रॉबस्ट रहेंगे जून और जुलाई में। हालांकि सीपीआई की जो उन्होंने फिगर्स बोली Q1 के लिए 7.1%, 6.4% फॉर Q2, तो यहाँ पर क्या इन्फ्लेशनरी प्रेशर, क्या वो जो ग्लोबल हेडविंड्स है उनकी बात कर रहे थे कि क्योंकि कमोडिटी प्राइस ईज आउट हुए हैं विकास, वो एक बड़ा रीजन रह सकता है कि उन्हें आगे जाके जो ग्लोबल हेडविंड्स थे वो थोड़े ईज आउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक आप देखेंगे तो काफी हेडविंड्स जो है, वेदर इट इज ऑयल प्राइस, कमोडिटी प्राइसेस, सब में एक करेक्शन, फूड ग्रेन प्राइसेस, सब जगह एक करेक्शन आया है। उसका कारण भी है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन आल्सो थोड़ी डीएस्केलेट हुई है। नाउ यस, कल जो हुआ वापस उसका पता नहीं उसका क्या होगा, पर एक कमोडिटी प्राइसेस साइड में जो हमारी एक सबसे बड़ी चिंता है, वो काफी बड़ा कंफर्टिंग फैक्टर है आने वाले समय के लिए। और इस तरह की कमोडिटी प्राइसेस सस्टेनेबल नहीं है कि वो ग्रोथ को इम्पैक्ट करनी ही करनी है। तो इस बात से मुझे खुशी है कि ये नॉर्मलाइज हो रहा है, और कितना आगे नॉर्मलाइज होता है इसको देखना पड़ेगा, और उसके पेस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। बट करेंटली मुझे एनवायरनमेंट काफी कंफर्टिंग लगता है, और मुझे नहीं लगता है कि जो आरबीआई की पॉलिसी भी वो भी मुझे ऐसा लगता है कि इसी डायरेक्शन में दर्शा रही है। राइट, सक्सेना साहब आपसे डिस्कनेक्ट हो गए थे, कुछ ऑडियो इशू आ गया था। आप मुझे बताएं कि बॉटम ऑफ द पिरामिड इकोनॉमी में, क्योंकि हमने देखा अगर आप कैटेगराइज करें इकोनॉमी के लेयर्स करें, तो जो लग्जरी सेगमेंट है, एकदम प्रीमियम सेगमेंट, वहाँ पे तो डिमांड एग्नोस्टिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्राइसिंग ऑफ रॉ मटेरियल से। मिड लेवल में पैची है। अगर हम HUL, आपका गोदरेज कंज्यूमर की कमेंट्री, एशियन पेंट्स की कमेंट्री देखें, बॉटम ऑफ द रंग में क्या हाल चल रहा है इस समय? देखिए, ऐसा है, बॉटम ऑफ द पिरामिड विच इज प्रैक्टिकली द रूरल मार्केट। आई एम जस्ट एक्सपेंडिंग द क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा कर दूं मार्केट को जो आपने पूछा है। ये दिस इज द फर्स्ट segment which will be impacted, and this is the first segment which will come out of it and it will be the fastest. So क्या होता है कि जब, एंड काफी भारत का जो इंडिया और भारत का जो डिवाइड है, जिसमें भारत है वो उस स्टेज पे है कि जहां पर डिमांड बहुत स्ट्रांग है, पहली बात। दूसरी बात, जो जहां तक पॉलिसी की बात है, पॉलिसी वाज कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक। ये जो सेगमेंट है, ये इतना ज्यादा टॉलरेंस होता है इनके पास कि ये प्लस माइनस हैंडल कर लेते हैं। जहां तक माइक्रो फाइनेंस या बॉटम ऑफ द पिरामिड की बात है, वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक। इंडस्ट्री लेवल पे 16 से 18% ग्रोथ एनुअलाइज्ड आना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। जहां तक क्रेडिट कॉस्ट की बात रही है, यानी कि क्या रेट पे आप कितना पास ऑन करेंगे, बिकॉज ऑफ द मार्केट एंड द सेगमेंट एंड द टिकट साइजेस दैट वी ऑपरेट, बहुत हाई चांस होता है कि इवन इफ इट इज पास्ट, इट इज द अफोर्डेबिलिटी विच कम्स इनटू द पिक्चर, लेस टू डू विद a 0.5% or a 50 basis points. So ओके, सक्सेना साहब वापस से लाइन थोड़ा सा अटक गई, कोई बात नहीं, वापस आएंगे। शौगाता, आप जो है पैनल में, आपको ये पॉलिसी कमेंट्री हॉकिश नजर आ रही है। शायद हो सकता है कि रिलेटिव हॉकिश नजर आ रही है, क्योंकि लास्ट एक हफ्ते में बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट की एस्टिमेट्स या उम्मीदें हो गई थी कि बहुत डविश पॉलिसी आएगी, शायद उसके कंपैरिजन में। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि नेक्स्ट पॉलिसी में एक रेट हाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो कितना होना चाहिए? पॉज तो आप नहीं कर रहे हैं, जो बाजार कर रहा था, शायद वो गलत होगा, एक और कंसेक्यूटिव हाई के आगे। क्या उसके बाद पॉज हो जाएगा?
मेरा अंदाजा है कि अगले पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट की बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि 5.40 तक के रिपो आ गया है। 5.75 या 5 या 6 वहां तक रेट्स चले जाना चाहिए, क्योंकि उनके खुद के जो एस्टिमेट्स हैं, जो मैं ये बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, ये रियल रेट जो कहते हैं वो 100 बेसिस पॉइंट 1% पॉइंट का होता है। तो अगले साल इन्फ्लेशन यदि 5% हम लोग देख रहे हैं, उसके 1% ऊपर रहेगा तो ये 6% करीब जाएगा। तो मेरा अंदाजा है कि सितंबर महीने में भी 1.25 होगा। फिर उसके बाद बाकी दूसरे देश में क्या हो रहा है, फेडरल रिजर्व क्या कर रहा है, हमारे देश में लिक्विडिटी कैसा है, ये सब देख के फिर उसके बाद आगे कितना बढ़ाएंगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा अंदाजा है कि 5.75 6 तक के हम लोग को एज्यूम करके चलना होगा कि वो ये इस साइकिल में वो पॉलिसी रेट जाए। आगे चल के यदि इतना अनसर्टेनिटी है इन्फ्लेशन पे, कि चाइना में क्या होने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना उनके कांग्रेस में वहां पे कितना स्टिमुलस देंगे, वहां से कमोडिटीज प्राइसेस कितना ऊपर जाएगा, ये मेटल्स प्राइसेस कितने ऊपर जाएंगे। तो ये इसके बेसिस पे फिर देखना पड़ेगा कि आगे 5.75 6 कितना हो सकता है। लेकिन अगले बार मेरा अंदाजा है कि 25 तो मान के चलना चाहिए। ठीक है, 25 बीपीएस आगे चल के लगता है कि शायद हाइक होगा, यानी अब के हाइक से कम होगा अगला हाइक, ये स्वागत को लगता है। ऐसी एंटिसिपेशन होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन थोड़ा सा मार्जिनली कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो एक बड़ा ट्रिगर रह सकता है कि वहां पे स्टांस बदले गवर्नर भी अपना। उनसे गिरीश कौसगी भी है हमारे साथ कैनफिन होम से, उनसे समझ लेते हैं। गिरीश, यहाँ से गोइंग फर्दर क्या आप भी कोई रिप्राइस करेंगे? ऑलरेडी पहले आप महंगा कर चुके हैं लोन्स अपने, या फिर यहाँ से कोई आप भी एक्शन लेंगे फर्दर? आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा तो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट 2-3 टाइम्स द रेट्स हैव बीन गोइंग अप, सो हम वी हैव टू मेंटेन मार्जिन्स, सो थोड़ा तो बढ़ेगा। सो वी विल बी पासिंग ऑन टू द कस्टमर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, मे नॉट बी पूरा 50, मे बी पार्ट ऑफ 50 बिप्स, मे नॉट बी 50 बिप्स, बट देयर विल बी सम इंक्रीज टू मैनेज आवर मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। संदीप, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टर्स की बात करें, लास्ट कुछ हफ्तों और महीनों में बहुत सारे एचएनआई इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री ने पैसा अपना फिक्स्ड इनकम की तरफ भी मूव किया, क्योंकि यील्ड्स काफ़ी बढ़ी हैं वहाँ पे। क्या ये फिक्स्ड इनकम के लिए एक विंडो भी थोड़ी जारी रहेगी, यहाँ से अच्छी विंडो है ये? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट अगर जारी की बात करें, आई थिंक अब ये विंडो ही स्टार्ट हुई है। आई डोंट थिंक वन शुड राशियन किसी को जल्दी से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जब इन एचएनआईज ने इन्वेस्टमेंट करा था तब यील्ड्स यहाँ से अच्छे खासे 20 से 25 बेस पॉइंट ऊंचे थे। आई थिंक वन थिंग इज इम्पोर्टेंट कि एज स्वागत ऑल्सो मेंशन्ड एंड एवरी पैनलिस्ट हैज मेंशन्ड कि अभी काफी अनसर्टेनिटी है, एंड मेरे हिसाब से लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर प्राइस्ड इन द मार्केट। सारी अच्छी चीजें प्राइस इन हो चुकी हैं। रिस्क इज कि यील्ड्स माइट मूव अ लिटिल हायर, प्रॉब्ली मोर देन अ लिटिल हायर। डॉलर रुपी का भी काफी सारा सैंक्विनिटी आ गया है, लेकिन इट इज वेरी लाइकली जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट चल रहा है कि डॉलर रुपी में भी रिस्क आएगा। इन्फ्लेशन पीक से नीचे आ गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे आ गया है। इवन एब्सोल्यूट लेवल्स आर नॉट लो, व्हिच आरबीआई गवर्नर आल्सो सेड। सो इस सबको देखकर सर्टनली यील्ड्स और ऊपर भी जाएंगे। एंड ये जो विंडो आप कह रहे हैं, विंडो अभी स्टार्ट हुई है। आई डोंट थिंक ये विंडो ऐसा रैली होने वाला है कि यील्ड सडनली नीचे गिरने वाले हैं और इन्वेस्टर्स को चांस नहीं मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट, इन्वेस्टर्स को धीरे धीरे चंक्स के अंदर पैसा डाल देना चाहिए। पीक कोई कैच नहीं कर पाता है, पीक की वेट नहीं करनी चाहिए। एंड आई थिंक द विंडो इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड आई डोंट थिंक दिस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी इन डेट मार्केट अभी खत्म होने के आसार लग रहे हैं। विकास, मैं आपके पास आऊंगा। ये इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स की बात करें, ऑटो एंसिलरी, फाइनेंशियल में पूरी पॉकेट, होम फाइनेंस, पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट, या इवन रियल एस्टेट, आपको रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी सबसे अच्छी कहां पे नजर आ रही हैं इन तीनों में से? मुझे लगता है कि गिवन कि हम जो जहाँ पे इंटरेस्ट रेट शायद ऑलमोस्ट पीक हो जाएंगे अगले एक क्वार्टर में और सो, आई थिंक सारे सेंसिटिव्स, क्योंकि मैं जैसे पहले कह रहा था कि डिमांड एनवायरनमेंट काफी स्ट्रांग है, जॉब क्रिएशन काफी अच्छा हो रहा है अक्रॉस मैन्युफैक्चरिंग, अक्रॉस आईटी एंड सर्विसेज। सो मुझे लगता है कि डिमांड जो एनवायरनमेंट है जो बैंकिंग के अंदर भी काफी अच्छा रहेगा क्रेडिट ग्रोथ की वजह से। ऑटोमोबाइल्स अगेन काफी समय बाद एक पेंटअप डिमांड है, चिप शॉर्टेज पूरी हो रही है, तो डिमांड एनवायरनमेंट अच्छा होने की वजह से छोटी इंटरेस्ट रेट हाइक हुई है उसका शायद इतना इम्पैक्ट फर्क नहीं पड़ेगा।
तो वो भी एक सेक्टर अच्छा लगता है। तो ये 2 सेक्टर मुझे लगता है, और तीसरा जो कैपिटल गुड्स है वो भी काफी अच्छा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट साइकिल शुरू हो चुकी है और कमोडिटी प्राइसेस जो नीचे आ रहे हैं वो इसमें हेल्प करते हैं इसको फर्दर बढ़ाने में। तो मुझे लगता है ये तीनों सेक्टर काफी अच्छा आने वाले 6 से 12 महीने के लिहाज से रह सकते हैं। ओके, ऑलराइट, बिल्कुल। यहाँ जैसे स्वागत, आपको लग रहा है, आपने बताया कि 25 बीपीएस आगे जाकर बढ़ाया जा सकता है, यानी आप इन्फ्लेशन को यहाँ से पीक आउट होते हुए देख रहे हैं, और ये भी एक चांसेस होते हैं कि आगे जाके और सिग्निफिकेंटली रेट हाइक ना हो, तो ये तो बहुत बड़ी एक ईज आउट होगी। जी नहीं, अब देखिए, मैंने हमारा फिस्कल सिचुएशन काफी सुधर गया है। तो हम लोग जो पहले जो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ का डेफिसिट हम लोग मान के चल रहे थे कि ज्यादा डेफिसिट होगा, वो कम के अभी 30, 35, 40 करोड़, 1000 करोड़ वो हो गया। तो फिस्कल साइड में हम लोग वी आर वेरी वेल पोजिशन। अभी जो की इशू है कि हमारे यहाँ पे जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्योंकि ये मानना होगा कि ग्लोबल ग्रोथ, IMF के प्रोजेक्शंस देखे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ बहुत शार्पली स्लो डाउन होने की चांसेस है, ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन होने के चांसेस हैं। तो हमारे यहाँ पे, लेकिन हमारा खुद के यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड अभी जो हमारे पैनलिस्ट जो कह रहे हैं कि काफी तगड़ा दिख रहा है अभी भी, तो इसलिए वो हमारा इंपोर्ट्स बढ़ा हुआ रहेगा। तो वो क्या यदि हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट यदि नॉर्मल हो जाए तो बिल्कुल ये आरबीआई, ये प्रेजेंट आरबीआई के ग्रोथ पे बहुत बड़ा उनका फोकस रहता है। लेकिन वही चीज है कि रुपी और करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा रहेगा, उसके बेसिस पे आगे पॉलिसी चलने की आशा। ये बात तो सही है, जैसे विकास ने कहा कि बाजार ये मान के चल रहा है कि शायद 1 से 1.5 क्वार्टर में पॉलिसी रेट्स पीक आउट हो जाएंगे। एक डेटा में टेबल पर रखना चाहूंगा, वो है कि अभी तक हमने 140 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक्स देखे हैं आरबीआई से, और कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद आरबीआई स्लाइटली बिहाइंड द कर्व था रेट को बढ़ाने में कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए एक जर्क में सडन रेट हाइक के साथ साइकिल स्टार्ट किया था। क्या इस बार, जिसे कहते हैं ना कि वंस बिटन ट्वाइस, शायद तो वो थोड़ा फ्रंट लोड कर रहे हैं, और मे बी इसलिए साइकिल में थोड़ी सी हॉकिशनेस आपको नजर आई इनकी कमेंट्री में? सॉरी, शगाता, सॉरी माफ कीजिए। नहीं, हाँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये फ्रंट लोडिंग तो दिख ही रहा है। डॉक्टर पात्रा जो डिप्टी गवर्नर है, उनके एक रिसेंट आर्टिकल में उन्होंने कहा भी था कि जो रिपीटेड सप्लाई शॉक्स हैं, मतलब एक सप्लाई शॉक यदि हो गया तो ठीक है, उसके बाद इन्फ्लेशन कम जाता है, लेकिन एक के बाद एक सप्लाई शॉक यदि आता रहे तो ये इन्फ्लेशन बिल्कुल परसिस्टेंट हो जाता है। और वो ऐसा होने के कारण फ्रंट लोडिंग बहुत जरूरी हो गया है। प्रीएम्प्टिव इंक्रीजेस जो आप कह रहे हैं कि अप्रैल महीने से फिर मई ऑफ साइकिल पॉलिसी विद जून बहुत तगड़ा इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज किया। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि मेरे अंदाजे में आरबीआई हैज बीन मच बेटर। जो हमारे जो फेडरल रिजर्व है, यहाँ पे उनका नोट कीजिएगा कि उनका टारगेट इन्फ्लेशन 2% है, अभी इन्फ्लेशन 9% चल रहा है, और हमारे यहाँ पे टारगेट इन्फ्लेशन 4% है और इन्फ्लेशन 7% चल रहा है। तो हम लोग का सिचुएशन इज मच बेटर देन द वेस्ट। हम लोग पूरा फेड की तरफ, मैंने जो फेड करेगा वो हम करेंगे, वो नहीं होने वाला। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कितना स्ट्रांग है, और वो कोर इन्फ्लेशन जो मैंने फूड फ्यूल निकाल के जितना इन्फ्लेशन होता है वो किस तरीके से आगे जाएगा, उस पे बेस करके हमारा खुद का आरबीआई का पॉलिसी, एमपीसी का पॉलिसी उस बेसिस पे बनने वाला। या सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये टेल ऑफ टू इन्फ्लेशन है, वहाँ की इन्फ्लेशन, वहाँ की इकोनॉमी का ग्रोथ, वहाँ इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर से यहाँ के इन्फ्लेशन लेवल से जो क्यों एकदम कंपेयर नहीं किया जाता। यहाँ पे डिफरेंट माहौल है, वहाँ डिफरेंट माहौल है। लेकिन आज